स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। ये है पार्ट 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं रिटेन अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिबेंचर, कमर्शियल बैंक और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मीनिंग ऑफ डिबेंचर। जब भी कंपनी को फंड की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस करने के लिए, या तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, तब कंपनी डिबेंचर इशू करती है। अब ये डिबेंचर एक टाइप का लोन होता है जो कि कंपनी लेती है पब्लिक से, और कंपनी रिटर्न प्रॉमिस करती है कि वो इस डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी और स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो रीपे कर देंगे जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने इशू किया है 12% से डिबेंचर, और हर डिबेंचर की प्राइस है 5,000 रुपये, वो भी 7 साल के लिए। और आपने एक डिबेंचर खरीदा तो आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा टाटा मोटर्स को एज अ लोन, क्योंकि एक डिबेंचर कितने का है? 5,000 का। अब टाटा मोटर्स आपको 12% इंटरेस्ट देगा, ठीक है। 12% कितना होता है 5,000 का? 600 रुपये। तो 600 रुपये हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल तक मिलेगा? 7 साल तक। क्यों? क्योंकि ये 7 साल के लिए इशू हुआ था। 7 साल के बाद टाटा मोटर्स आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर देगा। जो आपने पहले डिबेंचर खरीदा था 5,000 रुपये का, वो 7 साल के बाद आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब जो भी डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का ओनर नहीं कहलाता है। जैसे इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर में देखा है कि जो शेयर्स खरीदते हैं वो ओनर कहलाते हैं कंपनी के, लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं है। डिबेंचर होल्डर को लेंडर कहा जाता है कंपनी का। क्यों? क्योंकि ये लोन है। क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट है फिक्स इनकम। डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स इनकम हर साल मिलती है। सेकंड, सेफ इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर खरीदना एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो पहला है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, दूसरा रीपेमेंट भी हो रहा है उनको, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल रहा है। थर्ड, नो ओनरशिप लॉस। कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो ओनरशिप लॉस होती है। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ओनरशिप मिलती है, वो ओनर्स कहलाते हैं, उनको वोटिंग राइट मिलता है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। लेकिन डिबेंचर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डिबेंचर कौन है? लेंडर है, क्रेडिटर है, वो उधार दे रहे हैं कंपनी को, उनको कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती है, कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं कंपनी के मीटिंग में। क्लियर? फोर्थ, प्रियोरिटी इन पेमेंट। अगर कंपनी लिक्विडेटेड हो जाती है यानी बंद हो जाती है तो कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है। तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस दिया जाता है, उसके बाद शेयर होल्डर्स का पैसा वापस दिया जाता है। फिफ्थ, रेगुलर रिटर्न। जैसे मैंने पहले कहा कि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो ये कोई मैटर नहीं करता, डिबेंचर होल्डर को एक रेगुलर रिटर्न मिलता है। सिक्स्थ, ट्रेडिंग ऑप्शन। अगर किसी ने डिबेंचर खरीदा है और उसको पैसे की ज़रूरत है उस डिबेंचर होल्डर को, तो वो डिबेंचर मार्केट में आसानी से बेच भी सकता है, और जब उसको ज़रूरत लगे खरीदने की तो मार्केट से इजीली खरीद भी सकता है। 7, लॉन्ग टर्म फंडिंग। कंपनी डिबेंचर इशू करके एक लॉन्ग टर्म फंड रेज करता है, वो भी विदाउट शेयरिंग ओनरशिप। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर ओनर्स नहीं है कंपनी के, वो कौन है? क्रेडिटर्स है। टैक्स बेनिफिट। देखिए, कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर्स को, वो क्या है? वो खर्चा है। इसके वजह से क्या होता है? कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम दिखता है।
तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है वो भी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसके वजह से प्रॉफिट कम दिखता है, तो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वो भी तो कम लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट भी तो कम है, तो टैक्स का अमाउंट भी कम होगा। क्लियर? डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। सो कंपनी की फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको हर साल डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। सेकेंड, रीपेमेंट बर्डन। कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना होता है ऑन मैच्योरिटी, जिसके वजह से फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है कंपनी के ऊपर। थर्ड, नो ओनरशिप राइट। जो भी पर्सन डिबेंचर खरीदता है उसको कुछ भी ओनरशिप राइट नहीं मिलते हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन में। फोर्थ, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। डिबेंचर होल्डर को ये रिस्क होता है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो उनको ना इंटरेस्ट मिलेगा ना उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा, ठीक है, लॉस ऑफ फंड हो जाएगा उनका। फिफ्थ, अफेक्ट क्रेडिट रेटिंग। अगर ज़्यादा ही क्वांटिटी में कंपनी डिबेंचर इशू करती है और फंड रेज करती है, इसका मतलब कि कंपनी के पास खुद का पैसा नहीं है, उसने लोन ली है और लोन का पैसा वापस देना पड़ता है, वो भी हर साल इंटरेस्ट देना है और मैच्योरिटी के समय प्रिंसिपल भी रिटर्न करना है, ठीक है, जिसके वजह से कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो रिड्यूस होती है। क्लियर? इन्फ्लेशन रिस्क। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि आपने जो डिबेंचर खरीदा था 5,000 रुपये का, 7 साल के बाद आपको वही 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हुआ था, लेकिन 7 साल पहले आप 5,000 में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे। 7 साल के बाद उसी 5,000 में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं सकते बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वैसे ही इंटरेस्ट है, हर साल डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन हर साल उस अमाउंट की वैल्यू कम होते जा रही है, तो ये इन्फ्लेशन रिस्क रहता है। 7, लेस रिटर्न। कंपनी को अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है फिर भी डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलता है, लेकिन शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा मिलता है रिटर्न अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तब। 8, लीगल फॉर्मेलिटीज़। बहुत सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं डिबेंचर इशू करते वक्त, और बहुत कॉस्ट भी लगती है ब्रोकर की, एडवर्टाइजमेंट करने की, ठीक है। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और लोन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को और ऑर्गेनाइजेशन को, और प्रॉफिट कमाता है। कैसे प्रॉफिट कमाता है कमर्शियल बैंक? एग्जाम्पल से समझिए, अगर पब्लिक 100 रुपये डिपॉजिट करती है तो बैंक उनको 4% इंटरेस्ट देती है, और यही 100 रुपये आगे बैंक लोन देती है किसी दूसरे इंसान को, उस पर 10% बैच चार्ज करती है। तो ये जो डिफरेंस है 4% और 10% का, 6%, ये 6% कंपनी का प्रॉफिट होता है। इस तरह बैंक काम करती है। एग्जाम्पल क्या क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, अगर बिजनेस को कभी भी रॉ मटेरियल खरीदना हो या मशीन खरीदना हो तो वो इजीली बैंक से लोन ले सकती है। एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सो कंपनी को जब भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन की ज़रूरत होती है वो कमर्शियल बैंक से आसानी से लोन ले सकती है। सेकेंड, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में लगते रहते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को सैलरी देना, लेबर को वेजेस देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रॉ मटेरियल खरीदना, तो इसके लिए जो पैसा लगता है इसके लिए भी कमर्शियल बैंक सपोर्ट करता है। कैसे करता है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंट करके, ठीक है। कैश क्रेडिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो, आपका बैंक में अकाउंट है, बैंक ने आपके खाते में 10 लाख रुपए डाल दिए हैं, उसमें से आपने 6 लाख रुपए अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया है, तो बैंक बस उस 6 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ना कि वो
4 लाख पे जो कि बचा हुआ है, ठीक है, इसी को कहते हैं कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपका करंट अकाउंट है जहाँ पे 2 लाख रुपए पड़े हैं लेकिन आपको 4 लाख की ज़रूरत है, तो आप उस अकाउंट से 4 लाख निकाल सकते हो, ठीक है, इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। बिल डिस्काउंट, ये क्या होता है? आपने किसी को उधारी में माल बेचा, ठीक है, उधारी में आपने गुड्स बेचा, तो आपने बिल लिखा होगा कि जो डेटर्स है उसे 30 दिन के बाद पैसा रिकवर होने वाला है, लेकिन अभी आपको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है, तो उस बिल को आप डिस्काउंट कर सकते हो कमर्शियल बैंक के थ्रू, ठीक है, जिससे आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। थर्ड, नो नीड टू इशू शेयर और डिबेंचर। क्यों? अगर शेयर इशू करेगी कंपनी तो ओनरशिप देना पड़ता है, फिर उनका कंट्रोल होता है शेयर होल्डर का, उनको वोटिंग राइट मिलता है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बैंक के केस में ऐसा नहीं है। बैंक को कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती है, वो किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं करते, उनका काम है बस लोन देना, इंटरेस्ट लेना, ठीक है। फोर्थ, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कंपनी को कभी ऐसा लगा कि वो इस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दे सकते या रीपे नहीं कर सकते, तो वो नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम में भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी की कैपेसिटी पे। फिफ्थ, कॉन्फिडेंशियलिटी। कंपनी जो भी फाइनेंशियल डील करती है बैंक के साथ वो प्राइवेट और सिक्योर रहता है, वो किसी दूसरे को पता नहीं लगता है। सिक्स्थ, हेल्प्स इन बिजनेस एक्सपांशन। कमर्शियल बैंक हेल्प करती है कंपनी को बिजनेस एक्सपांशन के लिए। कैसे हेल्प करेंगी? लोन देके। क्यों लोन देगी? क्योंकि कंपनी को मशीनरी खरीदना है, इक्विपमेंट्स खरीदना है, न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है, तो इसके लिए फंड लगता है, वो फंड कौन प्रोवाइड करता है? बैंक। 7, फॉरेन ट्रेड सपोर्ट। कमर्शियल बैंक फॉरेन ट्रेड के लिए भी सपोर्ट करती है। कैसे? लेटर ऑफ क्रेडिट से, फॉरेन एक्सचेंज से, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग से। अब क्या होता है इसको समझना, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। आपने उधारी में कोई गुड्स बेचा है किसी अमेरिकन पर्सन को, ठीक है, लेकिन आपको अमेरिकन पर्सन पे विश्वास नहीं है, तो बैंक क्या करती है? एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। एक डॉक्यूमेंट होता है ये, जिसमें बैंक आपको ये बोलती है कि ये अमेरिकन पर्सन ने अगर आपका पैसा वापस नहीं दिया तो बैंक खुद आपको वो पैसा वापस देगी। क्लियर? इसी को कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। फॉरेन एक्सचेंज, आपको फॉरेन में डील करना है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है, तो आप रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। किसकी हेल्प से? कमर्शियल बैंक की हेल्प से, ठीक है। आपको कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए फंड्स की रिक्वायर्ड है, तो कमर्शियल बैंक आपको फाइनेंस देती है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। 8, फाइनेंशियल गाइडेंस। कमर्शियल बैंक एडवाइस देती है कंपनीज को कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे फाइनेंशियल मैनेज करना चाहिए, जो कि कंपनी को हेल्प करता है एक बेटर डिसीजन लेने के लिए। अब ये बताइए कि बैंक ऐसा क्यों करती है। देखिए, बैंक की जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। बैंक ने लोन दिया है कंपनी को, अगर कंपनी ही लॉस में चली गई तो बैंक का पैसा रिटर्न कैसे आएगा, बैंक कैसे कमाएगी। इसीलिए वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, वो एडवाइस देते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कंपनी को प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तब जाके वो बैंक को उनका पैसा विथ इंटरेस्ट वापस करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंस ओनली। बैंक बस शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करता है कंपनी को। सेकेंड, कोलेटरल रिक्वायरमेंट। जब भी कंपनी लोन लेती है कमर्शियल बैंक से तो कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके ही लोन मिलता है। थर्ड, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट। कंपनी को अगर लॉस भी होता है फिर भी रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। फोर्थ, लिमिटेड लोन अमाउंट। कंपनी को अगर लार्ज फंड की ज़रूरत है, लार्ज अमाउंट ऑफ लोन की ज़रूरत है, तो बैंक सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है उसकी जो अमाउंट होती है वो छोटी होती है। फिफ्थ, स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन। बैंक के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और कंपनी को वो
फॉलो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ बोरोइंग। 6th, पॉसिबिलिटी ऑफ लोन रिजेक्शन। अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो बैंक रिफ्यूज कर सकता है लोन देने के लिए। 7, इंटरफेरेंस इन बिजनेस। बैंक अगर लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को तो बैंक कभी कभी मॉनिटर भी करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है कंपनी के ऑपरेशन को। 8th, रीपेमेंट प्रेशर। कंपनी के ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है कि उनको बैंक का पैसा वापस देना है, जिसके वजह से एक फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट होता है कंपनी के लिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।